हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब? बढ़िया, मजे में। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 के ऑल न्यूमेरिकल ऑल एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो हमारा एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो उसको आज हम डन करने वाले। तो सबको मालूम ही है बच्चों के यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे डन करने हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप सबको वो ध्यान रखना है कि चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। हर एक कंसेप्ट के फॉर्मूला आपके मुंह के ऊपर होना चाहिए, उससे के बाद ही आप न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना है। तो आई होप सो बच्चों कि आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और फिनिक्स का भरोसा लेके आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ऑल आपके न्यूमेरिकल डन हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2.1 स्टार्ट करें तो क्या क्या बोला है वो डेटा लिखेंगे और आराम से फॉर्मूला रख के आंसर ला देंगे, ठीक है। Calculate the potential at a point P due to a charge of 4 into 10 raised to minus 7 coulomb located 9 सेंटीमीटर अवे। तो बच्चों हमको यहाँ पे पूछा क्या, जरा ध्यान से देखो कि पहले तो हमको कैलकुलेट टू पोटेंशियल मतलब V की वैल्यू ढूंढनी है और कहाँ पे ढूंढनी है, एक P पॉइंट पे ढूंढनी है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज की भी वैल्यू हमको गिवन है, कितना है 4 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 7 कूलम है। और ड्रॉ करे तो मतलब ये हमारा चार्ज है और चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है। वहां से यहाँ पे बोला है आर जितने डिस्टेंस, वो डिस्टेंस की वैल्यू भी दे दी है 9 सेंटीमीटर दूर। तो 9 सेंटीमीटर मतलब आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दूर। बच्चों यहाँ पे एक पी पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल इस चार्ज का कितना होगा वो ढूंढना है, ठीक है। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, 9 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करे तो 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे V ढूंढना है तो सबको पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको बच्चों मालूम ही है, क्या फॉर्मूला होता है। तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि Q बाई R, यस ना। तो K की वैल्यू कितना रहेगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, ठीक है। Q की वैल्यू बच्चों कितना रहेगा, तो गिवन है Q की वैल्यू 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। और R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। तो यहाँ पे 9 कट हो गए तो बचा क्या 4, 10 रेज़ टू पावर 9 है, माइनस 7 है, माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो बच्चों 9 माइनस 7 कितना बचेगा, यहाँ पे सबको मालूम है 9 माइनस 7। और यहाँ पे सिंपल कैलसी वर्क से भी आप आंसर ला सकोगे। तो 2 प्लस 2 यहाँ पे पावर कितना बचेगा 4, तो वोल्ट हो गया। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया A का। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे हमको B में क्या ढूंढना है वो देख लेंगे, चलो आराम से। Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 raised to minus 9 coulomb from infinity to the P point। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला कि एक चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू डिनोट कर लेते हैं, उसकी जो वैल्यू है ना बच्चों वो 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9 कूलम है। और वो जो है वो कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला है कि भाई इन्फिनिटी पॉइंट पे है। कहाँ पे है, इन्फिनिटी पॉइंट पे है, उसको हमको पी पॉइंट पे लाना है, ठीक है। तो मतलब ये चार्ज होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, उसके अगेंस्ट में हमको यहाँ पे पी पॉइंट पे वर्क डन करके लाना है। तो वो वर्क डन ये पी पॉइंट पे लाना है, तो वो वर्क डन कितना रहेगा वो बताना है, ठीक है। और उसके बाद भी बोला है डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। उसका बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले वर्क डन ढूंढ लेते हैं। तो W इज इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला सबको मालूम है ना बच्चों। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला हमने मस्ती मस्ती में बोला भी था, QV, कवि याद रखना है ना। तो W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा, मतलब हमारा जो पोटेंशियल रहेगा तो V लिखेंगे। तो कौन सा चार्ज को लेके आना है, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9 चार्ज को, इसके पोटेंशियल P पे लेके आना है। तो ऑलरेडी पोटेंशियल आगे हमने ढूंढा है, तो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर उसका कितना हो रहा है 4 हो रहा है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 10 माइनस 9 और बच्चों कितना है प्लस 4 है। तो वर्क डन की वैल्यू 8, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस 9 प्लस 4 करेंगे तो कितना आंसर हमारे हाथ में बचेगा, तो माइनस 5। और ये वर्क डन का जो वैल्यू रहेगा वो बच्चों वर्क डन मतलब उसका आपको यूनिट मालूम ही है, क्या रहेगा जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया W। हाँ, उसके बाद यहाँ पे बोला है
डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ? तो बच्चों नो, यहाँ पे जो वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंडेंट होता नहीं है। तो डिपेंडेंट ऑन द पाथ अलोंग विद द चार्ज, तो हम बोलेंगे आंसर नो, पाथ पे डिपेंडेंट होता नहीं है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल नंबर 2.1 यहाँ पे खत्म होता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। तो बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल हमारे सामने आ रहा है, और ये न्यूमेरिकल तो बच्चों बहुत बार इसका कंसेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है, और बोर्ड के अंदर, ठीक है, बहुत बार ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। आई होप सो उसको अच्छे से आप कर लोगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल 3 से 4 मार्क में बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका कंसेप्ट ऑलवेज अप्लाई होता रहता है। चलो तो जैसे जैसे बोलेंगे उसको समझेंगे। क्वेश्चन को पहले तो अच्छे से समझो कि आपको क्या बोला है, क्या ढूंढना है, कौन से डेटा दिए गए। ठीक है, चलो तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से डेटा है उसको पहले देख लेंगे। टू चार्ज 3 into 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 into 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 50 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, तो यहाँ पे दो चार्ज है, एक Q1 बोलेंगे, दूसरे चार्ज को बच्चा बोलेंगे Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बोल दिया है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू यहाँ पे 50 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ओनली R ही लिखते, काम करते, वैल्यू का एक नीचे से अलग से डेटा करके लिखेंगे। चलो ओके, तो Q1 की वैल्यू बच्चों कितनी है जरा ध्यान से देखो, 3 into 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, और Q2 की जो वैल्यू है कितनी है, तो -2 into 10⁻⁸ कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 50 into 10⁻² मीटर। आप पॉइंट काटोगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा, क्योंकि कंपलसरी ऐसा यूनिट में लाके ही हम आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, सबको मालूम ही है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन में ये लोगों ने बोला क्या है, एट वॉट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब एक Q1 Q2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, तो कौन से पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहां पे सपोज ये लाइन ज्वाइनिंग जो Q1 और Q2 के बीच में, तो हम यहां पे ऐसा सोच ले कि भाई Q1 से X जितने डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है। ठीक है, और वहां पे जो पोटेंशियल मिल रहा है बच्चों, वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। फिर से क्या क्वेश्चन पूछा उसको समझो। एट वॉट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू द चार्ज, मतलब दो चार्ज को जो ज्वाइन कर रही है जो लाइन है, तो कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो रहेगी। तो सपोज हम यहाँ पे सपोज कर लेते कि भाई Q1 से यहाँ पे X जितने डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ठीक है, चलो तो मेरे को कोई बताएगा यहाँ से Q2 से ये P पॉइंट का डिस्टेंस कितना बचेगा। तो यहाँ पे देखो Q1 Q2 का टोटल डिस्टेंस R है, इसका डिस्टेंस X है, तो बच्चों इतना कितना बचेगा, R - X हम लिख सकते हैं, हाँ क्या नहीं। चलो तो हमको पोटेंशियल ए डिस्टेंस X लाना है, कैसे आंसर लाएंगे, चलो देखते हैं। तो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला, टोटल दो चार्ज है तो दोनों का V1 + V2 ऐसे लिख सकते हैं। टोटल P पॉइंट पे तो पोटेंशियल बच्चों क्या मिल रहा है, जीरो, तो V1 प्लस क्या मिला, V2, तो V1 को इससे लेके आए तो -V1 = V2 हो गया। चलो तो -V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, के फॉर्मूला है ना बच्चों, KQ1, समझ में आ रहा है आपको। अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R। ठीक है, R मतलब चार्ज से जिस पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढ रहे, ये चार्ज से जिस पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढ रहे उसका डिस्टेंस। यहाँ पे रट्टा लगाने का नहीं है, कंसेप्ट को साथ में समझ के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस साइन आगे है, KQ/R वाला हमारा मेन फॉर्मूला है। R मतलब चार्ज से जिस पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढ रहे उसका डिस्टेंस, तो हम Q1 से यहाँ पे मतलब V1 मतलब Q1 का पोटेंशियल देख रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। यहाँ पे K यहाँ पे लिखे तो Q2 से इसका डिस्टेंस, Q2 चार्ज है, और Q2 चार्ज से P का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लिखने में सबको ध्यान रखना है, R - X। ठीक है,
तो आप देखोगे यहाँ पे के क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। चलो उसके बाद बच्चों यहाँ पे सबकी वैल्यू यहाँ पे हम रखे तो माइनस Q1 की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पे डिस्टेंस x ठीक है वो तो ढूंढना ही है ना। चलो तो वो x लिख लेंगे। यहाँ पे Q2 की वैल्यू बच्चों कितना है जरा ध्यान से देखो आप, तो -2 वो डेटा सब लिख के रखा है हमने 10⁻⁸ और डिस्टेंस हमारा रहेगा r की भी वैल्यू है 0.15 माइनस ठीक है x। तो यहाँ पे जो कट हो रहा है उसको कट करो 10⁻8 10⁻8 कैंसल, माइनस माइनस भी यहाँ पे क्या हो रहा है कैंसल हो रहा है ठीक है। तो यहाँ पे वो जो वैल्यू कैंसल हो रही है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 0.15 माइनस एक्स ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा 2x। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो तो 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x हो गया। x ढूंढना है तो x वाले टर्म्स को साथ में रखेंगे तो 0.45 2x प्लस 3x है ना। तो 0.45 इंटू बच्चों 5x हो गया, x को सब्जेक्ट बनाओ तो 0.45 डिवाइडेड बाई 5। तो 0.45 डिवाइड बाई 5 आप करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0. कैलसी से आप देख सकते हो 0.09 मीटर, 0.09 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसका आंसर रहेगा 9 सेंटीमीटर। तो मतलब Q1 से 9 सेंटीमीटर दूर पे पोटेंशियल हमको क्या मिल जाएगा 0। अभी तो आधा ही न्यूमेरिकल खत्म हुआ है, होल्ड करके रहो। चलो अभी क्या बोला, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। मतलब ये पोटेंशियल है ना, वो यहाँ पे पहले तो बोला था कि भाई आप पोटेंशियल लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, तो कौन से पॉइंट पे वो 0 हो रहा था, मतलब दो लाइन है उसमें कौन से पॉइंट पे। अभी बोल रहे हैं कि आपको पोटेंशियल इंफिनिटी पे 0 हो रहा है तो कितने डिस्टेंस पे होगा वो दिखाना है। तो बहुत ईजी है, उसमें भी कुछ है नहीं। तो चलो पहले तो ये Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। सपोज यहाँ पे इनफाइनाइट बोला है ना, तो सपोज इनफाइनाइट यहाँ से P बोल दे और वो इनफाइनाइट जो डिस्टेंस है वो Q1 से ही सपोज करना पड़ेगा। एक बात सबको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हमने ये जो P पॉइंट सपोज किया था तो Q1 से ही सपोज किया था ना, x का डिस्टेंस Q1 से ही लिया था ना। तो यहाँ पे आप Q2 से इसको नहीं बोल सकते, Q1 से ही बोलना है। तो Q1 से सपोज x जितने डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो रही है ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप देखो Q2 से P का डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस R रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि भाई जो आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस जो लेना है वो Q1 से ही लेना है। क्यों? क्योंकि आगे भी हमने x का जो डिस्टेंस लिया था वो Q1 से ही लिया था, तो यहाँ पे भी Q1 से ही कंसीडर करना है। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो तो आगे देखें, बस सिंपल कंसेप्ट रहेगा अभी। तो वापस वही स्टेप V1 प्लस V2, V की वैल्यू 0, V1 प्लस V2, V1 इस साइड आ जाए तो माइनस V1 V2 माइनस के Q1, Q1 का यहाँ से Q1 से P का डिस्टेंस बच्चों कितना है x, वैसे ही के Q2 और Q2 से P का डिस्टेंस x माइनस क्या रहे R है। चलो तो बोथ द साइड पहले के कैंसल, Q1 की वैल्यू यहाँ पे रखो, Q1 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸, 3 इंटू 10⁻⁸ x, Q2 की जो वैल्यू है, हाँ और आगे माइनस भी रखना है, -2 इंटू 10⁻⁸, -2 इंटू 10⁻⁸, और बच्चों ये माइनस भी यहाँ पे रखना है, और x और जो r की वैल्यू है वो कितना है बच्चों 0.15 मीटर। ओके चलो पहले माइनस माइनस कैंसल, 10⁻⁸, 10⁻⁸ कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 3x माइनस 0.50 और 2x हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे 3x माइनस 0.45 और लिखा है यहाँ पे हमने क्या लिखा है 2x। चलो 2x को इस साइड लेके आओ तो 3x माइनस 2x
0.45 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, x 0.45, 3x माइनस 2x कितना बचा x, तो x इज इक्वल 0.45 मीटर और उसको सेंटीमीटर में रखे तो 45 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पीछे यूनिट भी कंपलसरी लिखना है। ठीक है, और बोर्ड की एग्जाम में प्रेजेंटेशन का खुद का अपना इंपॉर्टेंस रहता है, तो जो भी आंसर आ रहा है उसको ब्रैकेट में डाल दो। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पलर खत्म हुआ, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था। अभी हमारे सामने बच्चों जो थर्ड नंबर का जो न्यूमेरिकल आने वाला है वो बहुत अच्छा सा एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। बहुत बार बच्चों ये जो क्वेश्चन है बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो सब लोग ध्यान से देखना कि क्या क्या बोला है, मैं कैसे उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सबको मालूम है रेडियली आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज का, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो रेडियली कैसा होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या बोला है, फर्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ और VB माइनस VA, मतलब ये Vp माइनस VQ का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, साइन हमको देखना है, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव। तो उसको पहले कैसे डन करना है, तो सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। चलो, सबको पहले पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या होता है, KQ बाय R रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का KQ बाय R, सबको मालूम है K और Q कांस्टेंट रहेगा, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं ऐसे 1/R लिख सकता हूँ। इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम रहेगा। तो मतलब यहाँ पे देखें तो चार्ज से P पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि Q का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो सिंपल है, डिस्टेंस Q का ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ा तो पोटेंशियल कम रहेगा, तो VQ का जो पोटेंशियल होगा वो लेस रहेगा, लो रहेगा, और VP का जो पोटेंशियल होगा वो डेफिनेटली डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कैसी रहने वाली है, हाई रहने वाली है। कैसी रहने वाली है, हाई रहने वाली है। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई VP की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, VQ से, तो VQ को इस साइड लेके आए तो VP माइनस VQ। ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना, और VP तो ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे जो साइन लिखेंगे VP माइनस VQ और 0 से उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो आंसर क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। चलो, तो ये हमारा इतना ख़त्म हो गया। अभी इसका सेकेंड पार्ट देख ले। सबको वो पहले तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। एक क्वेश्चन बहुत बार MCQ में आ चुका है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, तो पहले तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाय R है, पर साइन लेके चलना है ना, तो इस चार्ज की साइन कौन सी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो KQ बाय R लिखा, तो यहाँ पे KQ तो कांस्टेंट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे हम, -1/R। समझ में आ रहा है आपको, -1/R। तो आगे नेगेटिव साइन, मतलब यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम रहेगा, क्योंकि आगे कौन सी साइन है, माइनस। मतलब इनडायरेक्टली समझने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा कंसेप्ट रहने वाला है, क्योंकि आगे कौन सा है, माइनस है। तो मतलब डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो पोटेंशियल भी कैसा रहने वाला है, इसमें ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव में से इसका B का पोटेंशियल VB, तो उसका पोटेंशियल हाई रहेगा। ठीक है, और A का जो पोटेंशियल रहेगा बच्चों, A का पोटेंशियल कैसा रहेगा, लो रहेगा, लेस रहेगा। तो सिंपल है कि भाई VB की वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा है किससे, VA से। तो सिंपल है, इस साइड मतलब लेस ही रहे ना, तो मतलब वो तो नेगेटिव मतलब कम है, तो -0 हो गया। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 से बड़ा होगा, मतलब इसकी भी साइन बच्चों कैसे रहेगी, VB माइनस VA ना, पॉजिटिव रहेगा। सपोज यहाँ पे VA की वैल्यू ज़्यादा, VB की वैल्यू ज़्यादा, VB की वैल्यू कम रहती है और VA ऐसा होता ना, तो VA माइनस VB लिखते, सपोज बोल रहा हूँ। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में हम नेगेटिव साइन डालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे VB माइनस VA पूछा है,
वही मैच हो रहा है तो पॉजिटिव है। चलो तो ये कंप्लीट हुआ। आई होप सो सबको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। VB माइनस VA की वैल्यू जो भी आंसर मिलेगा वो 0 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा है तो वो आंसर डेफिनेटली 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, 0 से कम है तो नेगेटिव साइन रहेगी। चलो तो एक का कंसेप्ट सबको क्लियर समझ में आ गया। चलो अब बी में क्या बोल रहे हैं वो देखो। गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P, ठीक है, P एंड Q एंड A एंड B। तो यहां पे थोड़ा समझने वाला कंसेप्ट है, यहां पे भी साइन ही लेना है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन दी पॉइंट, मतलब यहां पे ऐसा ये लोग बोल रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और वो यहाँ पे तो पहले Q पॉइंट पे एंड उसके बाद P पॉइंट पे हमको देखना है, और A एंड B। एक बार क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखे तो U इज इक्वल टू K। ये हमारे पास जो चार्ज है वो तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q लिखूं। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि भाई स्मॉल नेगेटिव चार्ज, अभी स्मॉल एक नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे बोला है, माइनस Q बोला है, ठीक है। तो एक प्लस Q और एक पहले माइनस Q, और यहाँ पे डिस्टेंस का पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं R। तो U इज इक्वल टू माइनस के Q स्क्वायर बाय R रहेगा, ये तो कांस्टेंट के Q स्क्वायर रहेगा, तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R रहा। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? तो ये माइनस है तो हम क्या समझ सकते हैं इसके लिए, तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, इसकी बात हो रही है अभी। तो डेफिनेटली U प्रोपोर्शनल R की तरह ही भी हो रहेगा, क्योंकि आगे माइनस की साइन है, मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कैसे हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाई रहेगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे रहने वाली है, लो रहने वाली है, ठीक है। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ऐसे U बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी UQ की वैल्यू ज़्यादा है और पोटेंशियल की वैल्यू UP की जो वैल्यू है वो लो है, ठीक है। तो सिंपल है, UQ इस साइड रहेगा तो माइनस, मतलब हायर से लोअर ही यहाँ पे बोला भी वैसे ही है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P, मतलब Q एंड P के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लाना है, तो डेफिनेटली मतलब बोला ये Q एंड P के बीच में डिफरेंस लाओ, तो UQ माइनस UP, मैंने लाया ना आंसर, डिफरेंस मतलब UQ माइनस UP, जो बोला है वही किया। सपोज P एंड Q बोला होता तो उल्टा लिखना पड़ता मेरे को। तो यहाँ पे इसका भी आंसर साइन लिखो तो डेफिनेटली ये 0 से उसका आंसर ये बड़ा है, और बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आंसर प्लस ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, ज़्यादा है, और उसकी वैल्यू P पे कैसी है बेटा, लेस है। मतलब इसका वैल्यू 3 जूल है तो इसका वैल्यू 2 जूल होगा, तो जो भी आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो उसमें साइन कौन सी रहने वाली है, पॉजिटिव साइन। समझ में आ रहा है? तो ये कंपोनेंट खत्म हुआ। अभी चलो इसके यहाँ पे जा रहे हैं, ओके। चलो अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये हमारा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पहले तो दोनों के डिस्टेंस की जो बात करें तो U का जो फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो K प्लस Q, सॉरी ये प्लस यहाँ पे माइनस Q है और ये भी माइनस Q, तो माइनस Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो K प्लस Q स्क्वायर बाय क्या हो गया R। डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी रह रहा है, तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R लिखेंगे। तो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम, तो UB की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लो रहने वाली है, कम रहेगी, और UA की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे हाई रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे किस किस के बीच का डिफरेंस बोला है, A एंड B, ओके, A एंड B। तो यहाँ पे सिंपल है, UB की वैल्यू ज़्यादा है कि कम है, देख लो एक बार, UB की वैल्यू कम है, सॉरी
तो UA की वैल्यू ज़्यादा है और UB की वैल्यू कम है, और हमको डिफरेंस भी बोला है UA माइनस UB लाओ, तो UB आया, मतलब डेफिनेटली इसकी वैल्यू हाई है। UA की वैल्यू यहाँ पे देखो हाई है और UB की वैल्यू कैसी है, लो है। तो हाई में से मतलब ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू माइनस हो जाए बच्चों, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो साइन रहेगी यहाँ पे कौन सी, पॉजिटिव। उसको अच्छे से समझना। हाँ, ये बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो अभी सी पे आगे बढ़े। तो आई होप सो आपने बेटा ये सब लिख लिया होगा। एक बार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मेथड एक यहाँ पे जो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो तो ये खत्म हुआ। अभी हम जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें सी पार्ट पे आगे बढ़ेंगे, वो क्या बोल रहा है उसको समझेंगे। Give the sign of the work done by the field in moving a small positive charge Q to P। ओके, तो वर्क डन का यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो गिव द साइन ऑफ द वर्क डन कौन कर रहा है, फील्ड, ठीक है। फील्ड जो वर्क डन कर रहा है ना, इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, एक पॉजिटिव चार्ज है। पहले तो सिंपल है बच्चा, ए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड जा रहा है और ए भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच एक रिपल्जन फोर्स लगेगा। वो रिपल्जन फोर्स लगाने के लिए जिम्मेदार होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपल कर रहा है, यस के नो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपल कर रहा है, फिर भी आप यहाँ पे उसको रिपल कर रहा है, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिपल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वर्क डन बाय, जो मैं ऐसा बोलूं एक्सटर्नल, पूछा ये नहीं है एक्सटर्नल फोर्स, मतलब मैं उसको यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको अंदर की साइड ला रहा हूं, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम किया, तो उस टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगी। पर हमको क्या बोला है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो उसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। चलो तो ये हमारा सी कंपोनेंट खत्म हुआ। चलो सी का खत्म हुआ, समझ में आया सबको। हम एक्सटर्नल फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम वर्क डन कर रहे हैं ना, तो हम कर रहे हैं उसका अपोज कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करेगा तो उससे उल्टा, वो उसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। सबको अच्छे से ध्यान में कंसेप्ट को पढ़ के समझना। क्या पूछा है एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पे ऐसा बोल दे, एक्सटर्नल फोर्स बोल दे, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे साइन क्या रहेगी, नेगेटिव, तो वो भी मैंने लिख दिया है। चलो उसके बाद यहाँ पे डी की बात हो रही है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ओके, अभी इसकी बारी बोल रहे हैं, फिर से गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, ओके, मतलब कोई बाहर से उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, इन द मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अभी सिंपल है, एक नेगेटिव चार्ज बाहर से हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। चलो तो यहां से फोर्स लग रहा है, तो पहले तो नेगेटिव चार्ज क्या लगेगा, रिपल लगेगा, ठीक है। तो यहां पे हम रिपल, पर हम एक्सटर्नल फोर्स से लगा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली फिर से पढ़ो, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ई। तो देखो बच्चों, आप ऐसा सोचोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैंने बोला था ना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है और उसके अगेंस्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो नेगेटिव। तो आप भी बोलोगे थोड़ा जल्दबाजी नहीं, यहाँ पे देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन है, जरा देखो ध्यान से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड जा रहा है, दिख रहा है ना सबको, ठीक है, और हम नेगेटिव चार्ज को भी बी से ए साइड लेके जा रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन बच्चों यहाँ पे क्या हो रही है, सेम हो रही है, हाँ के नहीं, तो सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे साइन कौन सी रहेगी, पॉजिटिव।
अगेंस्ट में कर रहे तो नेगेटिव, पर सेम डायरेक्शन में है बच्चों तो कौन सी साइन लेनी है, पॉजिटिव। सिंपल है। वर्क डन हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, उसमें अगेंस्ट में है तो नेगेटिव, पर यहाँ पे उन्होंने एक्सटर्नल नहीं पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा था, इसलिए वहां पे भी आंसर तो पॉजिटिव ही आ रहा था। यहाँ पे जो बोला वो मैंने आपको समझाया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर है, हमको भी जाना है नेगेटिव चार्ज को लेके बी से ए, तो डेफिनेटली दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ई, है ना, वो अंदर की साइड जाएगा तो डेफिनेटली बच्चों अंदर की साइड जा रहा है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पहले दोनों के बीच सिंपल है नेगेटिव और ए नेगेटिव, तो दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है, मतलब रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² ऐसा फॉर्मूला मालूम है, तो ये 1/2 m कांस्टेंट रहेगा तो k प्रोपोर्शनल टू v² लिख सकते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी के ई की जो वैल्यू मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज ही होने वाली है, डिक्रीज ही होने वाली है। ठीक है, चलो कोई डाउट है आपको? एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, उसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार मैं बोल सकता हूँ पूछा गया है, तो उसको अच्छे से आप कर लोगे। चलो तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 2.4। ठीक है, बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लंबा है पर कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी रहने वाला है। चलो तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लिखना, क्या बोलते हैं उसको पहले अच्छे से समझ ले। 4 चार्ज आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, मतलब +q -q c और d -q को कॉर्नर पे ऐसे रख दिया है, ABCD ऑफ द साइड D एज शॉन इन फिगर। तो हमको बोला फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टूगेदर दिस अरेंजमेंट, मतलब इस चार्ज को इस वर्टेक्स पे लाने के लिए हमको जो वर्क डन करना पड़ा तो वो कितना रहेगा। तो चलो पहले समझ ले ऐसा कि भाई यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं था। ठीक है, ये जो चार्ज था ना, मतलब एक +q -q +q और ये -q, पहले ऐसा समझ लो कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, उसको यहाँ पे बारी बारी से सबको यहाँ पे लाके बिठाना है। ठीक है, चलो तो +q को मैं यहाँ से ला के ए वर्टेक्स पे रख दिया। चलो तो रख दिया +q को, तो +q यहाँ से चलो यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो उसके लिए वर्क डन क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो वर्क डन रहेगा उसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पहले आपको इस सिस्टम के अंदर कोई चार्ज, हाँ इसका तो बी पार्ट है, इस सिस्टम के अंदर आपको कोई चार्ज दिख रहा है तो आप बोलोगे सर हाँ नहीं है, मतलब पहले तो +q तो यहाँ पे था ना, सिस्टम में अंदर कोई चार्ज था तो आप बोलोगे नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होने वाला। ठीक है, तो किसी का उसको अगेंस्ट में कुछ वर्क डन ही नहीं करना पड़ रहा है, तो किसी के अगेंस्ट में वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है तो कुछ भी काम हमने किया नहीं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। तो W1 का मतलब ए पॉइंट पे जो वर्क डन हुआ उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। ओके, चलो अभी हाँ ये -q चार्ज को बच्चों मेरे को यहाँ पे लेके आना है, -q को यहाँ पे लेके आना है, तो उसके ऊपर मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा आप सबको मालूम है, क्योंकि अभी सिस्टम के अंदर कौन सा चार्ज रहा है, +q चार्ज है, तो जो +q चार्ज के अगेंस्ट में उसको वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला सबको मालूम है k q1 q2/r। तो हमारा q1 ये हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा और इसके किसके सामने काम करना पड़ रहा है, +q के सामने, और दोनों सबका डिस्टेंस यहाँ पे d बोल ही दिया है उन्होंने, तो सबका यहाँ पे डिस्टेंस d होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे इसको किसी के सामने काम नहीं, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं था, पर ये दूसरा चार्ज जब लेके आए तो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, तो उसके सामने उसको वर्क डन करना पड़ा ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला k q1 q2/r है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस r की जगह d लिखा है तो d लिखेंगे, तो हम लिखेंगे -k q²/d। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलते, इक्वेशन 2 भी बोलेंगे। चलो -q चार्ज सिस्टम में अभी प्रेजेंट है, अभी ये +q चार्ज को यहाँ पे लेके आना है,
अभी ध्यान से देखो, अभी प्लस क्यू को किस किस का सामना करना पड़ रहा है, चलो देखो तो ध्यान से, ये प्लस क्यू चार्ज को किसका सामना करना पड़ रहा है, तो एक माइनस क्यू का भी सामना करना पड़ रहा है और एक प्लस क्यू का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। ये प्लस क्यू के माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सामना करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो पहले तो लिखेंगे कि किसको सामना करना पड़ रहा है, तो भाई प्लस क्यू चार्ज को सामना करना पड़ रहा है। चलो मैंने 2 बार लिख लिया, ये प्लस क्यू को, चलो एक किसके सामने, माइनस क्यू, और उसका डिस्टेंस बच्चों कितना है, डी है। अभी दूसरा है, ये प्लस क्यू का अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ रहा है उसको, ले चार्ज के सामने नहीं, उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने उसको काम करना पड़ रहा है, और उसकी जो वैल्यू रहेगी, तो आपको बेटा इतना डिस्टेंस रहेगा। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो मालूम है ना, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिखो तो ये हाइपोटेनियस है हमारा, तो d और d, तो d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर रहेगा, तो d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर એટલે कितना हो जाएगा, 2d स्क्वायर रहेगा। समझ में आया आपको, ए पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2d स्क्वायर, तो √2 और d, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मिला कितना मिला, √2d, √2d। तो W3 की वैल्यू कितनी आई, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2d हो गया, इक्वेशन नंबर 3। चलो अभी नेक्स्ट W4, चलो अभी W4 मतलब अभी प्लस क्यू आ गया। अभी किसकी बात है, माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पे लेके आना है हमको, तो माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से लेके आए हम, तो पहले तो के माइनस क्यू को 3 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ेगा। एक तो आप प्लस क्यू लिख लेते हैं, पहले 3 का सामना करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पे सेटअप रेडी कर लेते हैं। ये माइनस क्यू को 3 का सामना, 3 सेटअप रेडी। अभी चलो पहले प्लस क्यू का सामना करना पड़ा, ये मेरा ये देखो प्लस क्यू का सामना, इसका डिस्टेंस कितना है, डी है, इसको इसका सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी भी वैल्यू माइनस क्यू, और इसका भी सामना करना पड़ रहा है तो प्लस क्यू, और जरा ध्यान से डिस्टेंस भी लिखो, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, √2d, और इसका डिस्टेंस बच्चों कितना रहेगा, d रहेगा। तो W4 इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, माइनस माइनस प्लस ही रहने वाला है, के क्यू स्क्वायर बाई √2d, और प्लस माइनस 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 के क्यू स्क्वायर बाई डी, ये 2 बार हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2 के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2d हो गया बच्चों। ओके चलो, तो W4 इक्वेशन नंबर 4। तो पूरे चार्ज की सिस्टम को ऐसे अरेंज करने के लिए टोटल वर्क डन कितना, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। चलो सबकी वैल्यू रखो यहाँ पे, तो W1 की वैल्यू कितना है 0, W2 की वैल्यू कितना मिला हमको प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर बाई डी। W3 की वैल्यू कितना मिला है बच्चों, माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2d हो गया, ठीक है। और W4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है, तो प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाई डी और प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2d। ध्यान से देखना, ओके। तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2d -2 के क्यू स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो ये माइनस के क्यू स्क्वायर डी माइनस के क्यू स्क्वायर माइनस 2 के क्यू स्क्वायर डी, तो कितना हुआ बच्चों, तो वर्क डन में आप लिखोगे तो -4 के क्यू स्क्वायर बाई डी ऐसा रहा, ठीक है, ये 4 का।
समझ में आ रहा है? और ये 2 का वैल्यू सेम है ना, तो हम क्या लिखेंगे, +2 KQ² बाई √2D हो गया। तो अब ध्यान से देखो क्या कॉमन निकला, हाँ पहले यहाँ पे 2 और √2 है, तो आपको मालूम है ना 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो -4 KQ। अब मैं बता ही देता हूँ, 2 की जगह हम √2 ऐसा लिख सकते हैं, तो 2 बाई √2 है, तो √2 बाई √2, तो √√ निकल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, √2 KQ² बाई D ऐसा लिख सकता हूँ। क्या कॉमन निकला, KQ² बाई D कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा क्या, -4 प्लस √2, ठीक है, -4 प्लस √2, और हमको अच्छे से उसको सेट करना है, तो माइनस साइन को आगे के बाहर की साइन निकालो तो 4 प्लस हो जाएगा और √2, ऐसा हमारा आंसर रह गया, ठीक है। तो टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड इतना हो गया। चलो तो बच्चों, ये अभी तो हमारा ए पार्ट ही खत्म हुआ है, पर लंबा है, इजी है, मैंने सब कुछ यहाँ पे ऑल स्टेप आपको दिखा दिया। अभी ये लोग बोल रहे हैं, आप अच्छे से उसको देख लो, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अभी उसका बी पार्ट जो लाना है, तो मैं इसलिए इसको यहाँ से थोड़ा निकाल लो। तो क्या बोल रहे हैं, चलो डायग्राम को भी एक बार अच्छा सा कर लेते हैं सेट। बी पार्ट, अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर, बाहर से उसको यहाँ पे लाया, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्ज being held fixed at its corner, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क डन इज नीड टू डू दिस। तो बच्चों यहाँ पे Q0 ये सबको यहाँ पे पकड़ के बैठा है, ठीक है, और उसको लिए उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको पकड़ के रखने के लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जो देखो एक यहाँ पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पहले तो मैं बोल रहा हूँ Q0 को 4 के सामने वर्क डन करना पड़ रहा है, जैसे आगे की जो ट्रिक थी वही अप्लाई करनी है। मैं ऑलवेज लिख लेता हूँ Q0 को 4 का सामना करना पड़ रहा है, तो पहले तो 4 बार Q0 को सामना करना, तो जिस जिसके सामने करना पड़ रहा है उसका यहाँ पे आप लिख सकते हो, पहले एक बार लिख ले Q0, ठीक है। चलो किसका सामना करना पड़ रहा है, हाँ, और इसका जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे टोटल √2D था, अभी ये आधा करना है ना, क्योंकि यहाँ से हम जो डिस्टेंस कवर अप करेंगे ये टोटल कितना था √2D, पर हमको तो अभी Q0 और प्लस Q का डिस्टेंस देखना है ना, तो √2D बाई 2 करे तो कितना बचेगा, √2D, 2 की जगह √2 लिख सकते हैं, √2 कैंसिल, कितना बचा D बाई √2। तो बच्चों ये जो हमारा डिस्टेंस रहेगा D बाई √2 और D बाई √2, और यहाँ से भी लिखे तो D बाई √2 और D बाई √2, ठीक है। ऑल स्टेप दिखा रहा हूँ जो आप सबको समझ में भी आए। चलो तो पहले Q0 को प्लस Q का सामना करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D बाई √2 है, ठीक है। चलो उसके बाद Q0 को माइनस Q का सामना करना पड़ेगा, तो माइनस Q लिख लिया, और उसका डिस्टेंस कितना है D बाई √2। अभी उसको प्लस Q का सामना करना पड़ रहा है, और उसका डिस्टेंस कितना है D बाई √2। अभी इसको माइनस Q का सामना करना पड़ रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है D बाई √2 हो गया। तो अब देखो तो कोई बात नहीं, Q0 Q D बाई √2 लिखा, ये प्लस माइनस माइनस Q0 Q D बाई √2 हो गया, प्लस Q0 Q D बाई √2 हो गया, प्लस माइनस माइनस Q0 Q D बाई √2। चलो तो सब कैंसिल हो रहा है, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया बच्चों, 0। टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0। समझ में आया सबको, ओके। चलो आगे के नेक्स्ट, इस चैप्टर के जो हमारे एग्जाम्पल के जो न्यूमेरिकल है थोड़े लंबे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई होप सो कि यहाँ पे ऑल स्टेप में ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। चलो अभी भी ये हमारे सामने न्यूमेरिकल आ रहा है, वो भी बहुत बढ़िया अच्छा एक क्वालिटी वाला न्यूमेरिकल है, बोर्ड में भी बहुत बार ये 3-4 मार्क में डिजाइन हो चुका है। स्माइल करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, और जो भी डाउट है देखो, और आपके डेफिनेटली बेटा ये देख के क्लियर होने ही वाले हैं।
चलो क्या बोला है, पहले डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ टू चार्ज, मतलब एक चार्ज है Q1 7 माइक्रोकूलम और एक चार्ज Q2 है, उसकी वैल्यू -2 माइक्रोकूलम है, एंड विथ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस पे काम करना पड़ेगा, मतलब अभी कोई नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला याद रख के बैठना पड़ेगा बच्चों, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। अभी उन्होंने बोला कि भाई प्लेस एट -9 सेंटीमीटर 0 0 +9 सेंटीमीटर 0 0, मतलब बच्चों आपको मालूम है पहला x कोऑर्डिनेट होता है, y होता है और z होता है, x होता है, y होता है और z होता है, मतलब y और z की वैल्यू तो 0 है, तो मतलब ये जो चार्ज रहेंगे ना वो डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इन -9 सेंटीमीटर, मतलब ये तो डायरेक्शन है इसलिए माइनस पर मैं लिखूंगा तो ओनली 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारा R1 हो गया, ठीक है। और यहां से देखिए आप, ये R1 हो गया और R2 का भी वैल्यू ये दिख रहा है ना आपको, +9 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे Q1 चार्ज रखा, बोला ना 7 माइक्रोकूलम को यहाँ पे -9 सेंटीमीटर पे और -2 को यहाँ पे +9 पे, तो Q1 और Q2 और दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस हो गया 18 सेंटीमीटर, है ना। तो R1 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया। R2 की भी वैल्यू 9 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर नहीं करें, नहीं बेटा वो माइनस तो बता रहा है कि भाई नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। 10⁻² मीटर हो गया। सिंपल है, R ढूंढने के लिए कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। टोटल Q1 और Q2 का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो 80 सेंटीमीटर एले आप क्या लिखोगे 0.18 मीटर भी लिख सकते हो, यहाँ पे 0.09 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, 0.09 मीटर, ठीक है। तो वो भी ऐसे भी लिख सकते हो आप। चलो, तो मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लाना है, मतलब क्या ढूंढना है U, तो U की वैल्यू लानी है। कैसे लाएंगे, तो सिंपल फॉर्मूला है, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है K Q1 Q2/R। K की वैल्यू सबको मालूम है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q1 की वैल्यू यहाँ पे कितना है 7 माइक्रोकूलम, माइक्रो का कन्वर्ट करना है कूलम, तो 10⁻⁶ इंटू -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 80 × 10⁻² मीटर, क्या के कैंसिल हो जाएगा 80 × 10⁻², ठीक है। तो उसका आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो रहेगा आपका 0.7, ठीक है। ये देख ही रहे 89 to 18 रहा, तो आप देखो तो माइनस की साइन तो है, माइनस की साइन भूलना मत, ये माइनस तो है, तो -7 10⁻⁹ -6 +2, तो फाइनल यहाँ पे -7 10⁻, यहाँ पे आप देखोगे तो आंसर रहेगा -1 जूल, तो U इज इक्वल टू -0.7 जूल, ठीक है। ए का पार्ट कंपोनेंट खत्म हुआ। चलो आगे बढ़े, बी में क्या बोला है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्ज इन्फिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब अभी ये दो चार्ज 18 सेंटीमीटर दूर है, अभी वो लोग ऐसा बोल रहे हैं हमको बी पार्ट में कि भाई एक Q1 जो Q2 जो थे वो 80 सेंटीमीटर दूर थे ना, उस दोनों को मेरे को इनफाइनाइट डिस्टेंस इतना दूर ला देना है, मतलब दोनों का बीच का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट कर देना है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा W ढूंढना पड़ेगा। तो पहले तो सिंपल है, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन करना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन में जो वर्क डन था ना, इनिशियल का वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो सबको मालूम है, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल, वो पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, क्योंकि वर्क डन कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2/R ही रहेगा।
अभी इसमें के Q1 Q2 की मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, अपन R की वैल्यू आपको समझ में आए इसलिए लिख रहा हूँ 80 इंटू 10⁻²। तो बच्चों इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप इसका वैल्यू आप आगे लेके ही आओगे -0.7 जूल, ठीक है। और जो W हाँ इनिशियल, ये फाइनल वर्क डन की बात हो रही है ना, तो फाइनल वर्क डन Q1 Q2, सर इसकी वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हो बच्चों? देखो जल्दबाजी मत करो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट, समझ में आ रहा है? तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो डिनोमीटर में इनफाइनाइट है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकोगे आप? 0। तो फाइनल वर्क डन 0, तो डेल्टा W है 0 हो गया, माइनस WI की वैल्यू कितना है? -0.7। तो डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 0.7 जूल हो गया। समझ में आ रहा है? यस के नो बोलो, मेरे साथ बोलो, प्लस 0.7 जूल। ये बी का आंसर आ गया, ठीक है। अभी इस न्यूमेरिकल का सबसे बढ़िया मजेदार पार्ट आने वाला है, सी पार्ट। सब बच्चों की ज्यादातर मैंने देखा है गलती यहाँ पे ही होती है। सपोज द सेम सिस्टम यही है, ठीक है, ऑफ चार्जेस नाउ प्लेस इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसमें थोड़ा भार दूंगा, पहले का यहाँ पे बोला था ये जो सिस्टम है वो नो एक्सटर्नल फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था, तो उसका फॉर्मूला था के Q1 Q2 बाय R। पर अभी बोल रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू उन्होंने ऐसा करके दिया है, A इज इक्वल टू, एक बार फिर से देख लो, A1 बाय R², ठीक है। और साथ में A की एक वैल्यू भी दी हुई है उन्हें, A की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है? 9 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। A की वैल्यू दे दी है, क्या क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे। What would the electrostatic energy of the configuration, मतलब बेटा यहाँ पे भी ढूंढना आपको तो U ही है, ठीक है, U ढूंढना है। तो क्या करेंगे? तो बच्चों पहले तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो 2 चार्ज का सिस्टम होता है, ठीक है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो पहले तो ऐसा होता है, Q1 V1, ऐसा हमने इक्वेशन डिराइव भी किया हुआ, आप सबको मालूम होगा, Q2 V2 के Q1 Q2 बाय R, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी मेरे को इसकी वैल्यू लेके लाना नहीं है बेटा, आप सबको मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया, इसकी के Q1 Q2 बाय R, ए में ढूंढ के लाए, मतलब बार बार मेहनत मत करो। -0.7 हो गया। चलो Q1 की भी वैल्यू हमारे पास है, कितना कूलम दिया है? 7 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे लिखो 7 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। और Q2 की भी वैल्यू बच्चों यहाँ पे, Q2 की वैल्यू प्लस माइनस में ऑलरेडी कर लेता हूँ, 2 इंटू 10⁻⁶। तो हमको रिक्वायरमेंट किसकी है जरा ध्यान से देखो, V1 और V2 की वैल्यू लाना है, तो हमारे पास पूरा आंसर रहेगा। तो कैसे लाएंगे? तो जरा स्टेप सब लोग ध्यान से देखना, मैं जो स्टेप कर रहा हूँ, आप सब ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का रिलेशन आपको मालूम है, और हमने याद रखने का एक तरीका भी बोला था, वेद करके याद रख लो, वेद, V इज इक्वल टू ED बोल सकते। ऊपर से E की वैल्यू रखो तो A1 बाय A इंटू 1 A बाय, ये जो R² है ना बच्चा, वो R को हम D बोलने वाले हैं, R को क्या बोलेंगे? D। तो मैं यहाँ पे का तो एक काम कर लेते, D को ही R बोल देंगे, तो R² रखा, और ये जो D है ना, तो D को हम बोल देते R। वो डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। तो R हो गया, कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू बच्चा क्या हुआ? A बाय R, ठीक है। चलो अभी हमको V1 लाना है, ठीक है। तो V1 का फॉर्मूला हमको मिला, हाँ जो बेटा ये तो V का फॉर्मूला, रेफरेंस फॉर्मूला मिला, अभी लाना V1 है, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट रहेगा, बट नीचे लिखना पड़ेगा R1। A की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁵ है। अभी जल्दबाजी में आप क्या करोगे, R की वैल्यू यहाँ पे आप 18 सेंटीमीटर लिखोगे, मैंने इसलिए अलग से लिखा है। R1 की वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁻², तो 9 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यहाँ पे 9 तो कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵ प्लस 2, तो बचेगा कितना? 10⁻⁻3, और वोल्ट रहेगा। वैसे V2 का भी आंसर A बाय R2, तो वही वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस R2 का भी इतना ही है,
तो 10⁻³ वोल्ट मिला, बस वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। तो इंटू 10⁻³ बच्चों, 10⁻² प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻6, V1 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻, एक बार कंफर्म है, +5 है। यस, मैंने थोड़ा गलती यहाँ पे किया है, ये वैल्यू +5 है, ठीक है। तो 5 में से 2 जाएगा तो +3 रहेगा। तो बच्चों ये +3 रहने वाला है। यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻, कितना बचेगा, +3 रहने वाला है, क्योंकि प्लस है, मैंने थोड़ा ऊपर यहाँ पे प्लस है, ए की वैल्यू +5 है, जरा करेक्ट कर लेना। तो 10⁻+3 हो गया। तो u की वैल्यू यहाँ पे जो आंसर रहेगा टोटल, तो 1 मिनट, Q1 7 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, ऐसे हमारे पास जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला रखे तो कहाँ पे थोड़ा 7 इंटू 10⁻⁻6, ए की वैल्यू 9 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर 9 इंटू 10⁻² प्लस 3, 7 इंटू 10⁻3। ओके, तो फाइनल यहाँ पे 70 रहेगा, ठीक है। उसका वैल्यू यहाँ पे 50 और प्लस माइनस 0.7, तो फाइनल आंसर रहेगा टोटल 49.3 जूल, ठीक है, 49.3 जूल। ओके, चलो, तो ऐसा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े तो 2.6, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे क्या बोला उसको जरा ध्यान से समझना है, बहुत ये भी बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। कहना क्या चाहता है वो ही समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा बोला है कि एक मॉलिक्यूल का जो सब्सटेंस है परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब उसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो उसको बेटा मैं P' से डिनोट कर रहा हूं, और उसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ठीक है। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड by applying strong electrostatic field of magnitude 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड बोल दिया है, उससे मैग्नेटाइज कर रहे हैं। ई की वैल्यू 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे वो किसका वैल्यू बोल रहे हैं, मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू इतनी है, पर हम जिसको इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड, जो मतलब इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड के अंदर रख के पोलराइज कर रहे हैं, वो सब्सटेंस की वैल्यू बेटा मोल में। तो वो ध्यान रखना है आपके, एक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल इतना है, तो 1 मोल का कितना होगा, मतलब यहाँ पे बोला ना अ मोल, तो मोल का जो ढूंढेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पे उसको हम P बोले, तो P' मल्टीप्लाई बाय, बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा, Na करना पड़ेगा। तो P' की वैल्यू कितना है 10⁻29, 10⁻29। और जो Na की जो वैल्यू है बच्चों, Na की जो वैल्यू है उसको रखने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली 6, हाँ पहले तो Na की 6 इंटू 10⁻23 रहेगा। तो P का जो आंसर रहेगा 6 और 29 और 23, तो यहाँ पे आंसर आएगा -6 कूलम मीटर हो जाएगा। 6 इंटू 10⁻6 कूलम मीटर। ओके, चलो, तो अमोल का बोल दिया, अमोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना रहेगा। क्या कहना चाह रहा है, एक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना है, पर हम तो जो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख रहे हैं वो तो सब्सटेंस की वैल्यू 1 मोल का रख रहे हैं ना, तो 1 मोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना रहेगा, तो भाई मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय उसके अंदर जो एटॉम्स का स्ट्रेंथ रहेगा वो, तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। चलो, ओके, अभी उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पहले तो वो भी देख लेना है कि इनिशियल कंडीशन में उसकी डायरेक्शन 0 डिग्री थी, पर उसकी जो डायरेक्शन है सडनली चेंज हो रही है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइन इट डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो यहां से 0 से 60 पे शायद जा रही है, उस टाइम पे उसने कितनी हीट एनर्जी रिलीज की होगी वो आपको ढूंढना है।
तो आप यहाँ पे बोलोगे साला इस चैप्टर के अंदर हीट एनर्जी का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो हीट एनर्जी का वैल्यू आपको मतलब सिंपल है बेटा, हीट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना, वही फॉर्मेट में अंदर डायरेक्ट मतलब डाइपोल के अंदर से हीट एनर्जी रिलीज होगी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही हीट एनर्जी के फॉर्मेट में रिलीज होगी, ठीक है। और फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम 100% हमारा जो सब्सटेंस है वो पोलराइज हो रहा है, ठीक है। तो बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है, ये न्यूमेरिकल अभी समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। तो हमको डेल्टा यू ढूंढना है ना, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू सिंपल है, हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ला देंगे। तो आप सबको मालूम है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। अभी इनिशियल की बात हो रही है तो उसका एंगल भी थीटा आई ही लिखूंगा मैं। तो माइनस पी की वैल्यू बच्चा कितना है 6 इंटू 10⁻⁻�6, ई की वैल्यू कितना है 10⁻+6 और कॉस थीटा आई की जो वैल्यू है, ठीक है। तो थीटा आई की वैल्यू बच्चा कितना है 0 डिग्री है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे -6 10⁻⁻6 प्लस 6 तो -6 और इसका पावर 0 10 का पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आया -6 जूल। इनिशियल कंडीशन मिली। चलो अभी फाइनल ढूंढे, तो UF इज इक्वल टू -PE cos थीटा F लिखूं। तो यहाँ पे -PE cos थीटा की वैल्यू अभी 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू यहाँ पे हम रखे, तो चलो सबकी वैल्यू रखते ही जा रहे हैं। -6 इंटू 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 10⁻6 है और cos 60 की वैल्यू बच्चों कितना होता है 1/2 कैंसल 3, तो UF की वैल्यू आ गई -3 और ये पावर तो 0 हो रहा है तो 0 का यहाँ पे वैल्यू तो 1 ही रहने वाला है। तो UF इज इक्वल टू -3 जूल मिला, ठीक है। तो हमको जो हीट एनर्जी लाना है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही होता है। तो डेल्टा यू लिखा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, UF की वैल्यू -3 और बीच वाला माइनस, UI की वैल्यू हमको मिला -6, तो -3 माइनस प्लस 6, तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या है सिंपल है सर +3 जूल। तो कितना जूल हीट एनर्जी रिलीज होगी बच्चों +3 जूल, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत अच्छे इस चैप्टर के एग्जाम्पलर यहाँ पे NCERT ने डिजाइन किए हुए। डेफिनेटली बेटा हर एक न्यूमेरिकल के लिए अच्छा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूला रखो आंसर आ जाएगा और कंसेप्ट को साथ में लेकर चलना है। यही ऐसा ही एक हमारे सामने एक न्यूमेरिकल प्रेजेंट हो रहा है। ऐसा बोला है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 3/4D। क्या बोला है सर, फिर से पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आया। पहले ऐसा सोचो, मैं इसी को बदल देता हूँ यहाँ पे। पहले ऐसा है समझो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस D है, ठीक है। अभी दोनों के बीच में कोई भी मीडियम रखा नहीं है तो मतलब सिंपल है, दोनों के बीच में एयर तो रहेगी ही रहेगी। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर होगी, वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू Q/V, तो सबको मालूम है। तो बच्चों बीच में एयर का तो वैक्यूम है, ठीक है ना, तो चार्ज तो कांस्टेंट ही रहने वाला। मतलब यहाँ पे हम Q0 नहीं लिख सकते, पर डेफिनेटली पोटेंशियल चेंज होगा। C इज इक्वल टू Q/V0 रखेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अभी उन्होंने ऐसा बोला, अभी से यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है कि भाई यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख रहे हैं उसका एरिया प्लेट के बराबर है, पर उसका जो थिकनेस है ना वो थिकनेस का जो विड्थ यहाँ पे है, वो विड्थ यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3/4D दिया हुआ है और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K दे दिया। तो बच्चों ये पूरा तो रखा नहीं है, यहाँ पे तो बीच में इतनी तो जगह बची ना, तो वो तो क्या रहेगी एयर। पहले मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर टोटल D है, इसमें से ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने जगह रोक ली कितनी 3 - 4D, तो आंसर क्या आएगा बच्चों D/4 रहेगा,
ठीक है, आप एलसीएम लेके भी इसको डन कर रहे हो तो D/4 रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली अभी बच्चों टोटल पोटेंशियल जो था बीच में एयर था तब V0 था, पर अभी जो पोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं इसके लिए बोलूँ तो V1 बोल दूँ और इसका एयर का पोटेंशियल V2 बोलूँ। चलो अभी क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या ढूंढना है, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बच्चों अभी क्या होने वाली है वो यहाँ पे हमको पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो तो उसको ढूंढ लेते हैं। तो पहले तो मेरा जो आपको कंसेप्ट बता दूं, चार्ज की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, C इज इक्वल टू Q/V। अभी मनीष सर यहाँ पे नॉट लिखो, नहीं लिख सकता ना, क्योंकि बेटा अभी एयर अकेला नहीं है, उसके साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो पहले तो मेरे को पोटेंशियल की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो पोटेंशियल का सिंपल है, टोटल पोटेंशियल V है तो इसको V1 + V2 लिखूँ। आप सबने बेटा वेद वाला फॉर्मूला सबके दिमाग में सेट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे V लाना है, तो इसका फॉर्मूला में मैं लिखूंगा, क्या लिखने वालों सब लोग ध्यान से देखना, E × D लिखूं। ठीक है, तो इसका जो वेद वाला फॉर्मूला और E लिखूं और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो मैं यहाँ पे E0 नहीं लिख सकता, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल E, और उसका डिस्टेंस कितना है बच्चों 3/4, और D को मैं थोड़ा पीछे लिख रहा हूँ। V2 का लिखूं। ठीक है, तो यहाँ पे मनीष से लिखेंगे, एयर है ना बच्चा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को E0 लिखेंगे। यहाँ पे मीडियम था ना तो अकेला E लिखा। ठीक है, मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस तो इसका कितना है D/4 है। ठीक है, मेरे को इस इलेक्ट्रिक फील्ड, मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से देखना, मेरे को वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सबको मैंने फॉर्मूला में लिखाया हो, E इज इक्वल टू E0/K। तो मेरे को एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो 3/4 लिखा, E की जगह मैं क्या लिखूँ E0/K, और D हो गया, और यहाँ पे तो E0 D/4 ही बचा है। चलो क्या यहाँ पे कॉमन निकलेगा, तो E0 D/4। ठीक है, E0 D/4, तो अंदर क्या बचा 3/K प्लस यहाँ पे 1 बचा है। ठीक है, तो टेक LCM, तो E0 D/4, K को LCM ले तो 3 + K, ऐसा हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं ना, E0/D0, तो मतलब वेद वाला है तो E0 है तो V0 भी लिख सकते हैं, तो V0 3 + K, और अंदर 4K ऐसा लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर ये समझ में नहीं आया आपने कैसे लिखा, बेटा वेद ही वाला फॉर्मूला है, हम बोलते हैं ना अभी डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये V0 है तो ये E0 हो गया, तो E0 × D, तो V0 भी लिख सकते हैं। तो चलो हमारा जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q/V, उसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना रहेगा जब यहाँ पे एक मीडियम इंसर्ट किया है तब, तो V का फॉर्मूला, V की जगह V0 3 + K/4K लिखा, डिनोमीटर का डिनोमीटर बच्चा ऊपर जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ तो Q/V0 ही है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 4K। ठीक है ना, 4K/3 + K, और आप ध्यान से देखो Q/V0 को मैं क्या लिख सकता हूँ C0, तो C इज इक्वल टू C0 4K 3 + K, गिवन आंसर। कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था, कंसेप्चुअल था, समझ में आ गया होगा सबको। चलो आगे बढ़े, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी एक के ऊपर एक जोरदार न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया अच्छे कंसेप्ट वाले, बोर्ड में पूछे जा चुके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल एक के बाद एक हमारे सामने आ रहे, हम आराम से पढ़ रहे। ठीक है, टाइम लेके पढ़ो, समझ के पढ़ो। तो आगे बढ़े बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 2.9 आ रहा है, एक सीरीज पैरेलल कंसेप्ट का हमारा एक न्यूमेरिकल से उसको पढ़े। तो बोला है कि भाई नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ठीक है, 4 कैपेसिटर है, ठीक है, और सबकी वैल्यू यहाँ पे मतलब मैं लिख ही देता हूँ, C1 C2 बोला ना, C1 C2 C3 एंड C4, C3 एंड C4, एक कॉमन नेम से भी बोले तो C बोल सकते हो, और सबकी वैल्यू यहाँ पे कितना है 10 माइक्रोफैराड, इतनी वैल्यू दी है। ठीक है,
सप्लाई जो दिया है वोल्टेज की वैल्यू यहां पे दिख ही रहा है। चलो तो पहले तो ए पॉइंट तो बहुत इजी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढ के लाना। क्या ढूंढ के लाना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बच्चों ध्यान से देखो, आप C1, C2 और C3 ये तीन कैपेसिटर को आप कैसे कनेक्ट हुए देख सकते हो। तो सिंपल है, मैं इसको एक दूरी है ऐसा मेरे हाथ में ऐसे एक स्ट्रिंग है, उसको ऐसे स्ट्रेच करूं तो तीनों के तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और जो C4 वाला है ये C1, C2 एंड C3, और जो C4 रहेगा वो ये इसके साथ पैरेलल में रहेगा, और ये हमारा वोल्टेज V इज इक्वल टू 500 वोल्ट। चलो तो पहले C1, C2, C3, C1, C2 and C3 are connected in a series। तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम C इक्विवेलेंट डैश बोलेंगे, कहा तो C डैश भी बोलेंगे, तो मैं इसको C इक्विवेलेंट डैश बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो C इक्विवेलेंट डैश है, सब बेटा किस में कनेक्टेड है? सीरीज में है, तो उसको सीरीज में है तो लाने का उसका इक्वेशन है 1/C इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू 1/C1, C2, C3, सबकी वैल्यू सेम ही है ना, तो मैं 1/C 1/C 1/C, समझ में आ रहा है? लो ऐसा नहीं समझ रहा, C2, C3, C3, तो 1/C इक्विवेलेंट डैश, चलो उसकी वैल्यू रखे, तो C1 की वैल्यू कितना है? 10, अभी माइक्रो फैराडे में रहने दो उसको, 10 1/10, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू, एलसीएम बच्चा ले लिया हमने, 10 ले लिया, 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3 रहेगा, और C इक्विवेलेंट डैश लाना है उल्टा घुमा दे तो 10/3 माइक्रो फैराडे हो गया। तो 10/3 मतलब आप पॉइंट में कन्वर्ट करो उसको, तो 3.33, और माइक्रो का फैराडे में करो तो 10⁻⁻6 फैराडे हो गए। 10⁻⁻6 फैराडे। थोड़ा इस साइड से लिख रहा हूँ, कैमरा में थोड़ा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ये माइक्रो फैराडे। तो C इक्विवेलेंट डैश, ठीक है, तो 10/3 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे लिख सकता हूँ। 10/3 मतलब 3.33 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे हो गया। ये C इक्विवेलेंट डैश मिल गया इन तीनों का, ये तीनों का मिला C इक्विवेलेंट डैश। अभी ध्यान से देखो आप, अभी ये जो C इक्विवेलेंट डैश है, ठीक है, वो उसके साथ किस में कनेक्टेड है? C4 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। तो आंसर अब ध्यान से देखो, तो क्या पैरेलल में C इक्विवेलेंट निकालना है? पैरेलल का फॉर्मूला सबको मालूम है, C इक्विवेलेंट डैश प्लस C4। तो C इक्विवेलेंट डैश का वैल्यू है अभी 3.33, माइक्रो फैराडे में ही रखो, तो प्लस 10, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू 13.33 माइक्रो फैराडे, और समझ में आ रहा है ना, और 13.33 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे हो गए। चलो एनी डाउट, समझ में आया सबको? ओके, तो ए पार्ट हमारा खत्म हो गया, ए पार्ट C इक्विवेलेंट जो लाना था वो खत्म हो गया। अभी बी पार्ट में क्या बोल रहा है? अभी बी पार्ट सबसे बढ़िया है इसमें, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, नॉट द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द प्लेट विथ हायर पोटेंशियल इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ द प्लेट विथ लोअर पोटेंशियल, मतलब एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुए। कोई बात नहीं, पर हमको क्या बोला है? ईच कैपेसिटर का चार्ज लेके आना है। अभी आप इस कनेक्शन को देख रहे हो, आपने कंसेप्ट भी सीरीज पैरेलल का पढ़ा हुआ है, तो आप सबको मालूम है ना बेटा, ये सीरीज के अंदर चार्ज की वैल्यू कैसे रहती है? सेम रहती है। मतलब मैं ऐसा लिखूं ना कि भाई C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, सो चार्ज इज इक्वल कनेक्टेड, हाँ चार्ज इज सेम, सबका चार्ज कैसा रहेगा बच्चा? सेम रहेगा, ठीक है। तो उस चार्ज को मैं बोल रहा हूँ Q डैश, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/V, Q को सब्जेक्ट बनाए तो C इंटू V हो जाएगा। अभी सिंपल है बच्चों,
ये पूरा सिस्टम है सीक्वेंस, सबका चार्ज तो वोल्टेज तो पैरेलल में है, तो वो वोल्टेज की वैल्यू तो कितना रहेगा, ठीक है, वैल्यू दी है। पर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उसका सी इक्विवेलेंट डैश, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इन तीनों का मिला के कुल कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट डैश मिला और तीनों का चार्ज सेम ही है, तो सी इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे 3.33 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, -6। तो उसका जो आंसर फाइनली यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो उसका जो आंसर मिलेगा आपको वो फाइनली 1666.6 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो सब कैपेसिटर का चार्ज यही रहने वाला, मतलब सब मतलब C1, C2 और C3 का, और C4 का चार्ज देखना है तो यहाँ पे मैं Q4 लिखूंगा और C4 मल्टीप्लाई बाय V, क्योंकि बेटा यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहेगा। तो चलो पैरेलल, तो वोल्टेज की वैल्यू 500 है, Q4 C4 की वैल्यू यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो दिया 10 इंटू 10⁻⁻⁶, तो 1 2 3, तो 5 इंटू 10⁻³ माइनस आप लिखो 6, तो Q4 की वैल्यू 5 इंटू आप लिखोगे तो 5 इंटू जो आंसर आ रहा है 500 वोल्ट है और उसकी वैल्यू 10 है, तो कुल मिला के आप देखोगे ना बेटा तो 10 प्लस है, तो 5, ये आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलो तो फाइनली हमारा आंसर रहेगा, ओके। चलो तो आई थिंक सो सबको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। हमारा एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल नंबर 2.10 बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। और 900 पिको फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। ओके, मतलब ये पहले तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना है और उसको हम चार्ज कर रहे हैं 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब जो जो वैल्यू दी हो उसको साथ में लिख के जा रहे हैं। कि सी की वैल्यू बच्चों कितना दिया है 900 पिको, मतलब 10⁻⁻12 फैराडे दिया है, ठीक है। 100 वोल्ट की बैटरी मतलब 100 वोल्ट हो गया, ठीक है। उसको ऐसे यहाँ पे 100 वोल्ट दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी स्टोर होगी, वो पहले जो पहला वाला पार्ट तो इजी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला है 1/2 CV², सबको मालूम है। टोटल फॉर्मूला 3 होते हैं, 1/2 CV, पहला फॉर्मूला ऐसा है Q²/2C, 1/2 CV² और 1/2 Q×V, ठीक है। चलो तो आप देखो ध्यान से, तो U इज इक्वल टू 1/2 हो गया। C की वैल्यू बच्चा कितना है रखो अंदर, और वोल्टेज की भी वैल्यू गिवन है 100, ठीक है। तो आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो 450 रहेगा, ठीक है। तो आप पावर को यहाँ पे देखो तो 450 10⁻⁻12 और उसको 100 की जगह यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 10⁻² ऐसा लिख सकते हैं। तो U इज इक्वल टू 450 इंटू 10⁻⁻10 रहेगा, ठीक है। 4 इतना हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है उसका आंसर 1/2 CV², ठीक है। 1/2 C की वैल्यू पिको फैराडे बोला है, इंटू यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट गिवन है, ठीक है। तो 10⁻⁻10, तो फाइनली आंसर यहाँ पे जो आएगा वो कुछ 1 मिनट थोड़ा 1/2 CV², तो एक बार फिर से वैल्यू पुट कर रहे हैं, सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 C की जो वैल्यू है, कितना कैपेसिटेंस बोला है 900 पिको फैराडे, 900 इंटू 10⁻⁻12, थोड़ा गलती मैंने जल्दबाजी में ओनली 100 लिखा था, यस, इसलिए पावर सेट नहीं हो रहे थे, और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अभी कितना हो गया 450 हो गया,
चलो तो अभी सेट है ये 450 10⁻⁻12 100 और उसके 2 स्क्वायर मतलब यहाँ पे 10⁻⁴ बचेगा। तो u इज इक्वल टू 450 10⁻⁸ समझ में आ रहा है। 2 पॉइंट काटो तो 4.50 इंटू 10⁻⁻ क्या रहेगा 6 जूल रहेगा। ठीक है, मैंने जल्दबाजी में क्या गलती की थी मालूम हुई ना बेटा, v की वैल्यू 100 पर स्क्वायर लिखना भूलना नहीं है। हाँ ओके, चलो ध्यान से करेंगे। ओके अभी हाँ, ये पहला तो मतलब एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी 4.50 इंटू 10⁻⁻6 जूल हो गई। अभी आगे क्या बोले, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड। चलो फ्रॉम द बैटरी, मतलब ये बैटरी से निकाल दिया और बाजू के डायग्राम में वो ड्रॉ करके दिखाए। फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्ट टू अनदर इतनी ही कैपेसिटी वाले 900 पिकोफैराडे कैपेसिटर कनेक्टेड। तो अभी व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द, यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूं, सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो आपको ढूंढना है बच्चों। मैं यहाँ पे जो स्टेप दिखा रहा हूँ सब लोग ध्यान से, सिस्टम की एनर्जी बोला है ना, तो यहाँ पे जो आंसर, तो मैं इसको u डैश बोल देता हूँ क्योंकि पहले के लिए हमने u रखा था तो साइन चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। हमारा फॉर्मूला है दूसरा 1/2 Q² बाय 2C। ठीक है, अभी पूरा सिस्टम का बात बोले बच्चा तो नो डाउट इन दोनों के बीच में आधे आधे चार्ज, मतलब इसके पास पहले टोटल Q चार्ज था। ठीक है, इसके पास कोई चार्ज नहीं था बोल रहा है ना वो लोग। डिसकनेक्टेड द बैटरी एंड कनेक्ट टू द 900 पिकोफैराडे कैपेसिटर, बट उसके पास कोई चार्ज नहीं था। तो एक भरी हुई टंकी थी, उसके साथ एक खाली एम्प्टी टंकी कनेक्ट कर ली तो इक्वली वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। ऐसे यहाँ पे इक्वली चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया Q/2 Q/2। ठीक है, बट हमको सिस्टम बोला है तो इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर पूरा सिस्टम का तो चार्ज इतना ही रहने वाला ना Q, मतलब एक Q तो Q रहेगा, बट ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस में हम C इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है, तो हमको Q की वैल्यू लानी पड़ेगी और C इक्विवेलेंट की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो बच्चों दोनों का, इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू सेम है, तो दोनों को CC लिखूं तो मैं 2C भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो 2C, तो यहाँ पे 2 और C की वैल्यू कितना है 900 पिकोफैराडे है, तो पिकोफैराडे है तो यहाँ पे -12 लिख लेंगे। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10⁻⁻12, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट काटो, का तो 4 पॉइंट काटो, अभी कोई 2 ही पॉइंट काटो, तो 2 पॉइंट काटो, आप 2 पॉइंट काटना। ठीक है, तो 10⁻10 और कैपेसिटेंस का यूनिट यहाँ पे फैराडे। ठीक है, उसके बाद चार्ज लाना है तो चार्ज का बेसिक हमारा मेन फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V, Q को सब्जेक्ट बनाया तो C × V हो जाएगा। तो बच्चा C की यहाँ पे जो वैल्यू रहने वाली है, C की वैल्यू कितनी है तो 900 इंटू 10⁻12, और जो V की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 100 गिवन है, तो यहाँ पे 2 और 2 तो 9 10⁻4, टोटल 4 0 है, 4 में से -12 कट हो गए तो कितना बचेगा -8 कूलम चार्ज बचा। तो U डैश में अभी सबकी वैल्यू रखे तो Q की वैल्यू 9 इंटू 10⁻8 उसका होल स्क्वायर, अभी 2 और C इक्विवेलेंट की वैल्यू मिली 18 इंटू 10⁻10। ठीक है बच्चों, आप इसका आंसर आप करोगे, उसका आंसर आप करोगे तो जो फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो फाइनल आंसर रहने वाला है बच्चों वो डेफिनेटली ये जो पहले की पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी आधी हो जाएगी। आप कैलकुलेटर से यूज करो, उसका आंसर 2.25 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ये ऐसा आंसर है। सिस्टम का चार्ज नो डाउट दोनों का सेपरेट हो गया, अपन सिस्टम का टोटल चार्ज तो Q ही रहा, ठीक है, क्योंकि Q टोटल, और ये दोनों कैपेसिटर थे तो वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सिंपल है, पैरेलल में है तो ये 2C हो गया। ठीक है, चलो तो ये 2C और 2C की वैल्यू हमने यहाँ पे C इक्विवेलेंट के तौर पे ला दी। ओके, एनीवन एनी डाउट? बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था ये। न्यूमेरिकल बोर्ड में 3-3 4-4 मार्क में बहुत बार डिजाइन हो चुके। तो बच्चों अभी टाइम हो गया एक्सरसाइज का, तो ऑल एग्जाम्पल खत्म हो गए। आपने देखा सेकंड चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पलर हमारे सामने आ गए। ठीक है, उसको हमने अच्छे वैसे भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो भी आपका आई थिंक सो जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है।
चलो एक्सरसाइज जो हमारा 2.1 आ रहा है वो डिट्टो कॉपी है हमारा एग्जाम्पल नंबर, हम बता ही देते हैं कौन सा एग्जाम्पल नंबर, देख भी लेना। ओनली वही स्टेप, ओनली डेटा ही हमारे चेंज है, ओनली डेटा ही हमारे चेंज है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2.2। यहाँ पे 3 और -2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ ना बच्चों, बस ओनली डेटा ही चेंज है। ठीक है, तो आई होप सो आप ये लोग ये वीडियो तो देख ही रहे हो ना। तो एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 2.2 था उसका कॉपी है। ठीक है, खाली ओनली वहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 5, वहाँ पे -2 था यहाँ पे -3 है, वहाँ पे 15 सेंटीमीटर था यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है। तो आप वो न्यूमेरिकल में खाली डेटा चेंज करके वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में बिटवीन 2 लाइन में जो ज्वाइनिंग में पोटेंशियल बोला है ना बेटा, तो उसका जो आंसर आने वाला है मैं आपको लिखा देता हूँ, ये वेरीफाई कर सकते हो आप। तो उसका आंसर आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, और जो इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला जो हमको पूछा गया है वी में, तो उसका जो आंसर आने वाला है यहाँ पे 0.1 मीटर और उसमें जो आंसर आएगा ये 0.4 मीटर, ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, तो आप वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 2.2 को देख के उसमें ही बस ओनली डेटा चेंज है तो करोगे तो आपको डेफिनेटली बेटा ये आंसर मिलेगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाना है, रुकना मरना है। ओके चलो, और रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन के कितने साइड होते हैं आपको मालूम है ना। हेक्सागोन के टोटल 6 कॉर्नर होते हैं, 6 कॉर्नर होते हैं। तो सबका डिस्टेंस इक्वली होता है तो 10 सेंटीमीटर, और चार्ज की वैल्यू बोल दिया 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, सेंटर पे पोटेंशियल ढूंढना है, मतलब वी ढूंढना है। तो पोटेंशियल एक चार्ज का देखे तो क्या होता है बच्चा, KQ/R होता है। तो हेक्सागोन के 6 कॉर्नर पे 6 चार्ज रखे होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 6, तो 6 K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6, और जो डिस्टेंस है वो कितना बोला है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कैलकुलेशन आप बच्चों करोगे तो फाइनल आंसर आपके हाथ में आएगा 2.7 × 10⁻6 और वोल्ट। ठीक है, चलो तो कैलकुलेशन तो आपको सिंपल आता ही है। नेक्स्ट क्या बोला है आराम से देखेंगे। 2 चार्ज 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट पॉइंट A एंड B, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। ओके, मतलब दोनों का बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। एक पॉइंट हमारा A और दूसरा पॉइंट हमारा B, और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम रखा है -2। दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है बट ऑपोजिट पोलैरिटी वाले। कैसे पोलैरिटी वाले, ऑपोजिट पोलैरिटी वाले चार्ज रखा है। तो आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। चलो तो डेफिनेटली बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, दो चार्ज का वैल्यू सेम है, ऑपोजिट पोलैरिटी वाले, तो वो डेफिनेटली बच्चा कहाँ पे आएगा, दो सेंटर में आएगा, है ना, मतलब मिडल पॉइंट में आएगा। तो चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस ए तो खत्म हो गया। अभी बी में क्या बोला, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। ये हर एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ए टू बी के बी टू ए। अरे सिंपल है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से कौन सी चार्ज होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज की साइड होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ए टू बी। क्या रहेगी, ए टू बी। ओके, चलो तो ये 2.3 खत्म हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, अभी 2.4 आ रहा है। चलो ये भी एक अच्छा सा कंसेप्ट वाला है, उसमें से एमसीक्यू भी बहुत बार पूछा गया है। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। चलो स्फेरिकल कंडक्टर बोला है, कंडक्टर, चलो तो कंडक्टर बोला है, कंडक्टर, चलो उसका जो रेडियस है टोटल R इज इक्वल टू लिख लेता हूँ 20 सेंटीमीटर।
12 सेंटीमीटर है चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। मतलब ये जो चार्ज है बच्चा वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 केस के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। ठीक है, 3 केस के लिए। तो पहले ये लोग बोल रहे हैं इनसाइड दिस स्फीयर। अरे इनसाइड स्फीयर कोई चार्ज नहीं है, तो गाउस लॉ तो सबने पढ़ा है ना बच्चा, चार्ज ही नहीं है। ठीक है, इनसाइड स्फीयर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर क्या मिलेगा, तो इनसाइड दिस स्फीयर, इनसाइड की साइड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कहाँ से, इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है। और गाउस लॉ के में भी वही पढ़ा है ना। ठीक है कि भाई क्लोज यहाँ पे अंदर की साइड हमने ऐसा देखा है E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फिर भी उसके गाउस लॉ से के हिसाब से भी बोल सकते। चलो अभी जस्ट आउटसाइड दिस स्फीयर, जस्ट आउटसाइड मतलब हम ऐसा बोल सकते सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, सरफेस पे तो बच्चा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो तो वैल्यू पुट करेंगे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, क्यू की वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁷, और आर का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पे लेना मेन है, तो ये तो आर तो मैंने लिखा है मेन फॉर्मूला, बट यहाँ से डिस्टेंस कितना है तो उसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, तो वही लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, तो 10⁻², और उसका होल स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसका जो आंसर रहेगा वो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो फाइनल आंसर हमको यहाँ पे जो मिलने वाला है 12 सेंटीमीटर के ऊपर 10⁵ हमारा आंसर रहेगा, और उसका यूनिट तो न्यूटन पर कूलम। चलो कैलसी वर्क करो बेटा, डेफिनेटली आंसर आपको मिलेगा। अभी बोल रहे एट अ पॉइंट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से 80 सेंटीमीटर दूर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो सिंपल है ना, मतलब आउटसाइड द स्फीयर बोला है ना, आउटसाइड, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये तो मैं इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ, तो 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁷, और R की जो वैल्यू है ये 18 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो उसका जो आप कैलसी वर्क करोगे बच्चों, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 4.44 इंटू 10⁻⁴। बच्चों मैं इसलिए यहाँ पे आपको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए, इतना आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी बस वैल्यू तो हम रख रहे हैं, बस कैलसी वर्क करो, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो ये आउटसाइड स्फीयर 80 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। चलो 2.4 खत्म हुआ, अभी 2.5। चलो ये थोड़ा बढ़िया कंसेप्ट वाला है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन दी प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड है। मतलब यहाँ पे जब बीच में कैपेसिटर में एयर थी तब कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे 8 पिकोफैराड है, तो कैपेसिटेंस जो भाई एयर है तो C नॉट लिखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और C नॉट की वैल्यू बोल दिया 8 पिकोफैराड, 8 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, फैराडे में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की वैल्यू इतनी हुई। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते। What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half? मतलब अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पहले जो D था, चलो तो अभी पहले तो उसको रिड्यूस कर रहे D/2 से, एंड द स्पेस बिटवीन देम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, के कांस्टेंट वाला डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब मतलब एयर को निकाल के यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दिया। तब अभी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा मैं उसको C बोलता हूँ, और एप्सिलॉन नहीं लिख सकता क्योंकि बेटा अभी एयर नहीं है, तो E लिखूँ ना, तो E और D/A फॉर्मूला वही है, जब एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, जब नहीं है तो मीडियम का हम एप्सिलॉन लिखेंगे। तो E एप्सिलॉन और E का आपको बच्चा रिलेशन मालूम होना चाहिए, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हम लिखते K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट डी बाई, हाँ मैंने थोड़ा गलती से लिखा है, थोड़ा करेक्ट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। ओके, तो ए और जो डिस्टेंस है वो कितना हो रहा है, हाफ डी बाई टू, डिनोमीटर का डिनोमीटर ऊपर आएगा, 2k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब अभी तो c इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ 2k की वैल्यू यहाँ पे दिया है 6, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह कितना रखेंगे, 8 इंटू 10⁻⁻12। तो फाइनली यहाँ पे बीच में रखने से टोटल आंसर आ रहा है हमारा 90 इंटू 10⁻12 फैराडे, और बोल सकते हैं 90 पिको फैराडे। ठीक है, चलो तो ये हमारा 2.5 वाला न्यूमेरिकल खत्म हुआ। उसके बाद चलो सीरीज वाला कंसेप्ट वाला आ रहा है। 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब तीनों को सेम वैल्यू वाले को, तीनों के तीनों को आपने बेटा सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, C1, C2, C3 और C बोले तो भी दिक्कत नहीं है। 9 पिको फैराडे, 9 इंटू 10⁻12 फैराडे हो गया। चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, हमको ढूंढना है C इक्विवेलेंट। तो सिंपल है, सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, 1 2 3। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट, सबकी वैल्यू सेम ही है ना, तो 1/, अभी पिको में रहने देते हैं, 1/9 1/9, तो आप एलसीएम लोगे तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/9, उल्टा घुमा दो बच्चों तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9/3। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट का आंसर आ गया 3। ठीक है, और ये जो आंसर था बेटा पिको फैराडे में था ना, तो पिको फैराडे, उसको फैराडे में भी लिखना है, तो 10⁻12 फैराडे हो गया, कन्वर्ट करके रखना है। चलो, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected 120 वोल्ट। 120 वोल्ट से पूरे कॉम्बिनेशन को आपने बाहर से 120 वोल्ट दिया है, तो हर एक के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा। तो आप सबको मालूम है सीरीज के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो टोटल V इज इक्वल टू, मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं देखना, V1 V2 प्लस V3। बट बच्चों देखो ध्यान से, सबके कैपेसिटेंस C1 C2 की वैल्यू सेम है, तो सब सेम है तो वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड हो गए। इक्वली डिवाइड हो गए मतलब क्या, V1 V2 और V3 का जो डिवाइडेशन होगा इन कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज, वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे V2 V3 को V1 बोल सकता हूँ, तो 3V1 भी बोल सकता हूँ। अभी मेरे को V1 बोला है तो V1, तो मैं V/3 भी बोल सकता हूँ, तो टोटल 120/3, तो 40 वोल्ट हो गया। ठीक है, वैसे V2 की भी वैल्यू सेम, मतलब मैंने बोला ना V1 इज इक्वल V2 इज इक्वल V3, क्यों सर, क्यों C1 C2 C3 की वैल्यू सेम है तो सब बच्चे इक्वल ही खाएंगे। ठीक है, वैसे ही 40 वोल्ट और V3 की भी वैल्यू 40 वोल्ट मिल गई। चलो तो ये खत्म हुआ हमारा 2.6। चलो आगे बढ़े, तो 2.7, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराडे, 3 पिकोफैराडे, 4 पिकोफैराडे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, चलो 1 2 एंड 3 पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, ऐसा बोला। चलो C1 की वैल्यू यहाँ पे 2 पिकोफैराडे, C2 की वैल्यू 3 पिकोफैराडे एंड C3 की वैल्यू 4 पिकोफैराडे। ठीक है, और टोटल वोल्टेज यहाँ पे बोल भी दिया है 100 वोल्ट, बाहर से दिया है। तो ए में क्या बोला है, तीनों का टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट ढूंढना है। पैरेलल में तो सिंपल है, C1 प्लस क्या होगा, C2 प्लस क्या होगा, C3। तो यहाँ पे पिको में हम ही रहने देते 2 + 3 + 4, तो यहाँ पे टोटल 2 + 3 कितना रहेगा, 5, 5 + 4 9, तो 9 पिको फैराडे, 9 इंटू 10⁻12 फैराडे हो गए। चलो उसके बाद
determine the charge on each capacitor if the combination is connected to 100 वोल्ट। मतलब हर एक का मतलब सिंपल है, यहाँ पे पैरेलल में तो चार्ज डिवाइड हो जाते हैं, तो Q1, Q2 और Q3 लाना है। मेन फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई वी। Q को सब्जेक्ट बनाओ तो C1 इंटू वी। सर ये V1 क्यों नहीं लिख रहे हो बच्चों? V1 यहाँ पे आप सबको मालूम है कि भाई वोल्टेज की वैल्यू पैरेलल के अंदर कैम रहती है। पैरेलल में वोल्टेज जो होगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है ना। तो C1 वोल्टेज कांस्टेंट, तो C2 इंटू वी और C3 इंटू वी। ठीक है, तो बच्चों C1 की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू 10⁻² यहाँ पे -12 कंपल्सरी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वोल्टेज की वैल्यू 100 है ना, तो 2 इंटू यहाँ पे 12 और तो यहाँ पे 10⁻⁻10। ठीक है, और यहाँ पे कूलम आएगा। इसकी वैल्यू C2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻12 है, 100 है, तो 3 इंटू 10⁻10 कूलम रहेगा, और ये 4 कूलम है, सॉरी 4 पिको फैराड है। कैपेसिटेंस की वैल्यू 10⁻12 100, 4 इंटू 10⁻10 कूलम। तो 2.7 हमारा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हो गया। चलो आगे बढ़े। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन दी प्लेट, ईच प्लेट हैज एन एरिया। चलो एरिया दे दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट, डी की वैल्यू दे दी mm में है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10⁻³ मीटर हो गया, 3 mm था। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। चलो C ढूंढना है, तो C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ε0 A बाई डी लिखेंगे। ε0 की वैल्यू मालूम है 8.85 इंटू 10⁻12, एरिया की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻3, डी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻3, कैंसल कैंसल, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 17.7। ठीक है, 17.7 क्या क्या कैंसिल हुआ वो भी देख लेते हैं, तो 10⁻, अभी -12। ठीक है, चलो तो ये हमारा फैराडे यूनिट आया, तो 17.7 हम लिख सकते हैं पिको फैराडे। If the capacitor is connected 100, what is the charge on each plate of the capacitor? बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है, चार्ज लाना है, Q इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? CV करेंगे। CV की वैल्यू यहाँ पे कैपेसिटेंस मिल गया 17.7 इंटू 10⁻12, और वोल्टेज की जो वैल्यू यहाँ पे 100 वोल्ट बोला है ना, तो 17.7 इंटू 10⁻10 कूलम मिला। पर यहाँ पे बोला बच्चे आप क्या करोगे मालूम है? आपको बोला है ईच प्लेट कैपेसिटर का चार्ज ढूंढो, तो आप उसका डिवाइड करोगे। अरे ऐसा नहीं होता रे, यहाँ पे जो मैं बोलूँ पॉजिटिव चार्ज वाली जो प्लेट है, तो उसके अंदर +17.7 इंटू 10⁻10 कूलम होगा, और जो नेगेटिव प्लेट वाली जो चार्ज है उसके अंदर -17.7 इंटू 10⁻10 कूलम होगा। मतलब कई बार हमने देखा है बच्चे उसकी वैल्यू को डिवाइड, मतलब ईच प्लेट बोला है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, अरे ऐसा नहीं है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज वैल्यू इतनी की इतनी, और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलो तो ये खत्म हुआ 2.8। अभी 2.9 पे आगे बढ़ रहे। एक अच्छा सा कंसेप्चुअल वापस हमारे सामने एक न्यूमेरिकल आ रहा है। आगे का न्यूमेरिकल के डेटा लेके आगे बढ़ना है। ऐसा बोला, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इन द कैपेसिटेंस इज गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, अ 3 mm थिक माइका सीट, डाइलेक्ट्रिक सीट, उसका कांस्टेंट के वेयर इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट, और चलो उसके अंदर जो डी पहले एयर था ना, तो उसके अंदर आपने माइका रख दिया। ठीक है, और उसका कांस्टेंट का वैल्यू है 6। ठीक है, तो पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे, चलो ओके इतना बोला है, और जो डी की जो वैल्यू है वो 3 mm है। चलो आगे चार्ज, आगे से बेटा हम चार्ज लेके आते हैं। ठीक है, तो आप चार्ज की वैल्यू उसमें देखोगे तो आगे जो कैपेसिटेंस जो एयर में था C0, हाँ तो 17.7 पिको फैराडे था ना जब एयर था तब कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है,
और चार्ज की वैल्यू 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम था। और जब एयर था तब की बात है, जब एयर था आगे के न्यूमेरिकल में, और जो कैपेसिटेंस था वो 17.7 इंटू 10⁻12 फैराडे था। ओके, अभी यहाँ पे एयर निकाल दिया और बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया है, ठीक है। तो पहले तो बोल रहे हो वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, बाहर से इस कैपेसिटर को वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है, वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट किया है, ठीक है। तो वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट किया कोई बात नहीं, पर कैपेसिटेंस तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला तो वो तो चेंज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे के सी नॉट, है ना। सी और सी नॉट का रिलेशन सबको मालूम है। के की वैल्यू कितना है 6 है, और सी नॉट की वैल्यू 17.7 इंटू 10⁻12 फैराडे है। तो 17.7 मल्टीप्लाई बाय बच्चा आप 6 करोगे तो आपको 108 इंटू 10⁻12 फैराडे मिलेगा। तो मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं 108 इंटू इतना पिको फैराडे मिला, ठीक है। बच्चों याद रखना है आपको, अभी चार्ज का वैल्यू जो आप बोल रहे हो, तो अभी कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज हुआ तो चार्ज का वैल्यू कितना मिलेगा। तो सिंपल है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी वाला फॉर्मूला है ना। तो Q को आप सब्जेक्ट बना दो तो C डैश, हाँ इसको C डैश बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, C डैश इंटू वी, ठीक है। आपने C डैश इंटू वी, और उसमें जो बैटरी जो कनेक्टेड थी उसका वैल्यू भी बेटा दिया हुआ था। अभी C डैश की वैल्यू 108 इंटू 10⁻12। वोल्टेज कहाँ पे दिया बेटा, आगे बोला था कि 100 वोल्ट से सप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो क्यू डैश की वैल्यू 108 इंटू 10⁻10 कूलम। आप कंपेयर करोगे ना बेटा, ये 108 और 17.7, ठीक है। तो 108 और डिवाइड बाय 70.7, तो आंसर नियर अबाउट 6 मिलेगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड करने से जो चार्ज की जो वैल्यू है वो 6 टाइम डबल हो गई, चार्ज की वैल्यू 6 टाइम डबल हो गई। बट यहां पे जो पोटेंशियल जो डिफरेंस रहेगा ना इस केस के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस वो बच्चा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक मिनट, वो वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, ठीक है, जब बैटरी कनेक्टेड की है तब। आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, आफ्टर द सप्लाई डिसकनेक्ट कर दिया आपने तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। कंसेप्ट याद रखना है बच्चों, जब सप्लाई को हम डिसकनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब एयर और डिसकनेक्ट कर दिया तब, तो उस टाइम पे चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चार्ज चेंज नहीं होगा। जब एयर और मीडियम में जो था वही रहने वाला है। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो जब एयर था ना उससे बेटा 6 हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, जो होगा वो बच्चा हाफ हो जाएगा। और उसका टोटल सप्लाई वोल्टेज आप सबको मालूम है कितना था, 100 डिवाइड बाय 6, तो 100 डिवाइड बाय आप 6 करोगे तो नियर अबाउट जो आंसर जो आपको मिलने वाला है वो 16.6 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। चलो, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको बच्चा याद रखना है, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़े। 2.9 ये खत्म हुआ, अभी आ रहा है 2.10। 12 पिको फैराडे कैपेसिटर की वैल्यू है 12 पिको फैराडे, तो 12 इंटू 10⁻12 फैराडे। वोल्टेज की वैल्यू 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in a capacitor, U is equal to 1/2 CV square। 1/2 C की वैल्यू 12 इंटू 10⁻12, V की वैल्यू 50 का स्क्वायर, डिवाइड हो गया 6 और 2500
इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल जो आंसर रहेगा वो 15 इंटू 10⁻10⁻9 जूल आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट दो बाकी अभी 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? बच्चों ये भी हमारा न्यूमेरिकल कॉपी पेस्ट है, हमारा जो एग्जाम्पल का जो लास्ट न्यूमेरिकल था ना उसके जैसा ही है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, लास्ट जो हमारा न्यूमेरिकल था उसके जैसा ही है, सेम प्रोसेस। पहले आप इसको इनिशियल कंडीशन में लेके आओ, उसके बाद फाइनल कंडीशन का लेके आओ, और जब इसका पोटेंशियल एनर्जी इसको मिलेगा तो कितना रिड्यूस होगा, तो वही करना है, वही स्टेप फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट भी आपको करके दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो कॉपी रहेगा हमारे एग्जाम्पल का जो 2.10 नंबर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो, तो इनिशियल के अंदर 1/2 CV² से आप जो आंसर लाओगे तो C की वैल्यू कितना बोला है 600 इंटू 10⁻⁻12 200 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो UI की वैल्यू आपको मिल रही है 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, अभी उसको आपने इस कैपेसिटर, ये चार्ज हो गया, उसको बैटरी से आपने डिस्कनेक्ट करके इतनी ही कैपेसिटी वाले चार्ज के साथ कनेक्ट कर लोगे तो चार्ज इसका आधा हो जाएगा Q/2 और आधा इसको मिल जाएगा Q/2। तो अभी फाइनल कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो डेफिनेटली उससे आधी हो जाएगी। वो मैंने आगे के न्यूमेरिकल में उसके स्टेप दिखाए हुए, तो वही प्रोसीजर से आधी हो जाएगी। तो आप करो तो आंसर मिलेगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, इसका कैसे लाना है वो आगे के स्टेप में मैंने एग्जाम्पलर के अंदर मैंने दिखाया हुआ है। तो कितनी एनर्जी यहाँ से लॉस हो गई, तो सिंपल है, डेल्टा यू ढूंढना है। तो यू आप बोलेगे तो UI माइनस UI इनिशियल में जो था और लास्ट में था, तो दोनों का माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा। तो 12 इंटू 6 12 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 6 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ पे लूज दी पोटेंशियल एनर्जी 6 इंटू 10⁻⁻6 रहेगी। बच्चों ये हमारा 2.11 और आई थिंक ये हमारे न्यूमेरिकल यहाँ पे सब खत्म हो रहे हैं सेकेंड चैप्टर के। तो 10 न्यूमेरिकल थे एग्जाम्पल के और 12 न्यूमेरिकल हमारे एक्सरसाइज के, टोटल मिला के 22 न्यूमेरिकल हमने 1 शॉर्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पे ख़त्म किया है। आई होप सो सब न्यूमेरिकल के आपके जो भी डाउट थे वो कंसेप्ट के साथ क्लियर हो गए। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहो, स्माइल करते रहो। ठीक है, तो ये लेक्चर, ये मेरा आज का ये 1 शॉर्ट लेक्चर सेकेंड चैप्टर का ख़त्म कर रहा हूँ। एंड में जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।